हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड्स फॉर द प्लांट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब प्लांट में जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, जीन्स का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है, इसके मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पूरा टॉपिक है, यह काफी बड़ा टॉपिक है, जिसको हम लोग अलग अलग पार्ट्स पार्ट्स में पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही साथ पढ़ने से वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। क्योंकि इसके जो मेथड्स हैं, एक एक मेथड भी एक एक बड़ी टॉपिक के बराबर है। तो हम लोग इसके मेथड्स को, एक एक मेथड्स को बड़े अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे। जितने भी हमारे एमएससी बॉटनी थर्ड सेम के सिलेबस में दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी में, उस सारे मेथड्स को हम लोग एक एक पार्ट्स में कवर करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं मेथड्स फॉर प्लांट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन इंट्रोडक्शन के साथ। बायोटेक्नोलॉजी का यूज आजकल सभी क्षेत्रों में होने लगा है। दोस्तों, हम लोग जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी का यूज आजकल विज्ञान के सभी क्षेत्रों में होने लगा है। जैसे कि अगर हमें जीएमओ प्लांट बनाना है, जीएमओ प्लांट मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होता है जीएमओ का मतलब। अगर हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बनाना चाहते हैं, तो हम लोग जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे बीटी प्लांट आपने नाम सुना होगा, बीटी कॉटन का, जहां बेसिलस थ्रोएनजेनेसिस के जीन को प्लांट में इंसर्ट किया गया है, कॉटन के प्लांट में, है ना? तो उसी तरीके से बीटी प्लांट बना सकते हैं। पोमेटो प्लांट अगर आप नहीं सुने होंगे तो बता दूं, पोमेटो में टोमेटो और पोटैटो के प्लांट को एक साथ मिलाया जाता है, उनके जीन को मिला दिया जाता है, जिससे एक ही प्लांट में नीचे पोटैटो लगे होते हैं और ऊपर टोमेटो भी फलते हैं। तो इस तरीके का प्लांट बना सकते हैं हम लोग जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा, या किसी प्लांट के कुछ गुणों में हम लोग सुधार कर सकते हैं जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा। तो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का यूज करते हुए एक प्लांट के जीन को दूसरे प्लांट के जीन के साथ जोड़ते हैं, दूसरे प्लांट के जीन के साथ जोड़ने का काम करते हैं। तब उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि इस प्रकार जो डीएनए को जोड़ना या जीन को ट्रांसफर करना किसी एक टेक्निक के द्वारा ही होता है। तो इस टेक्निक को ही हम लोग जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन का नाम देते हैं, या जीन ट्रांसफॉर्मेशन का नाम देते हैं। तो ओवरऑल हमें क्या समझ में आती है इस इंट्रोडक्शन से, कि जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन वह प्रक्रिया है जिसमें हम लोग किसी एक प्लांट के जीन को किसी दूसरे प्लांट के जीन के साथ जोड़ते हैं, या एक प्लांट के जीन को किसी दूसरे प्लांट में ट्रांसफर कर सकते हैं, या किसी एक ऑर्गेनिज्म के जीन को किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे प्लांट में। तब उसको हम लोग बोल देते हैं जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए डेफिनेशन। फॉरेन जीन को एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ट्रांसफर करने की टेक्निक को ट्रांसफॉर्मेशन या जीन ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। फॉरेन जीन मतलब जिस जीन को हम लोग, या डिजायर जीन कह सकते हैं इसको। मान लो ये एक सेल है, इस सेल में डीएनए है, डीएनए में से हम लोग जीन के एक टुकड़े को दूसरे प्लांट में डालना चाहते हैं, तो उस जीन को हम लोग ऐसे बाहर निकाल लेंगे जीन को, और उसको दूसरे प्लांट में इंसर्ट कर देंगे। बाद में ये जीन इस सेल के डीएनए के साथ लाइगेट हो जाता है, मतलब जुड़ जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं जीन ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एक प्लांट के डीएनए को लेंगे, जो हमारे लिए डिजायर जीन है उसको, और उसको किसी दूसरे प्लांट में डाल देते हैं, या दूसरे प्लांट के डीएनए के साथ जोड़ देते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। और जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से जो भी प्लांट्स बनते हैं, उन प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट। आई होप इतना समझ में आया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने समझा कि जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, पर ये जो जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, इसके भी अलग अलग मेथड्स हैं। तो क्या क्या मेथड्स हैं जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के, ये हम देख लेते हैं। मेथड्स फॉर द प्लांट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्लांट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के दो मेन मेथड हैं। एक तो है डायरेक्ट मेथड और दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को वेक्टरलेस मेथड भी कहते हैं, जबकि इनडायरेक्ट मेथड को वेक्टर मेडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी कहते हैं। क्लियर इतना? जीन ट्रांसफॉर्मेशन के दो मेन मेथड हैं प्लांट जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन के। पहला है डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन या वेक्टरलेस जीन ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा है इनडायरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन या वेक्टर मेडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है? अब देखिए, डायरेक्ट जीन ट्रांसफॉर्मेशन के भी दो टाइप हैं। कौन कौन से? एक है फिजिकल मेथड, दूसरा है केमिकल मेथड। डायरेक्ट मेथड के अंदर भी दो मेथड हैं, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड।
तो इनमें से जो फिजिकल मेथड है, फिजिकल मेथड में भी अलग-अलग मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे एक है पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड, दूसरा है इलेक्ट्रोपोरेशन, तीसरा है माइक्रो इंजेक्शन, जो हमारे सिलेबस में दिया गया है। फिजिकल मेथड का मतलब ही होता है यहाँ पे कोई एंजाइम वगैरह का यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह का यूज करके हम लोग फ्यूजन कराते हैं। तो ये कौन-कौन सा मेथड है? ये तीनों है, पार्टिकल बम्बार्डमेंट, इलेक्ट्रोपोरेशन और माइक्रो इंजेक्शन मेथड। तो ये तीनों हम लोगों को फिजिकल मेथड के अंदर पढ़ने हैं। दूसरा है केमिकल मेथड, जिसमें हम लोगों को 2 मेथड पढ़ने हैं, लिपोसोम और पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल मेथड। तो ये 2 मेथड पढ़ने हैं केमिकल मेथड के अंदर, और ये पूरे के पूरे इतने सारे मेथड किसमें आते हैं? डायरेक्ट मेथड में आते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में हमें इन 5 मेथड्स को कवर करने हैं, ठीक है? जिनको हम लोग एक-एक करके कवर करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा इस क्लासिफिकेशन को, क्योंकि हम लोग आगे एक-एक वीडियो में एक-एक मेथड पढ़ेंगे, तब आप लोग कन्फ्यूज़ ना हों। दूसरा है इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड या वेक्टर मेडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पे इनडायरेक्ट तरीके से किया जाएगा और वेक्टर मेडिएटेड यानी वेक्टर की सहायता से किया जाएगा। तो इसका मेन एक ही तरीका है, वो है एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया की सहायता से जीन को ट्रांसफर करना। किस तरीके से एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया जीन को ट्रांसफर करते हैं, इसके बारे में देखते हैं। और दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन। केवल पीजी के लिए ही नहीं, आगे की स्टडी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग नेट का एग्जाम देना चाहें, सेट का एग्जाम देना चाहें, तो भी एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इन सभी मेथड्स के बारे में हम लोग एक-एक करके पढ़ेंगे एक-एक वीडियो में। हम लोग जीन ट्रांसफॉर्मेशन के मेथड्स में 2 टाइप देखे थे मेनली। पहला टाइप था डायरेक्ट या वेक्टरलेस जीन ट्रांसफॉर्मेशन। तो डायरेक्ट या फिर वेक्टरलेस जीन ट्रांसफॉर्मेशन किसे कहते हैं? ऐसा मेथड्स जिसमें हम जीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कोई वेक्टर का यूज़ नहीं करते, किसी भी वाहक का यूज़ नहीं करते, तब उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टरलेस, ठीक है? या डायरेक्ट मेथड बोलते हैं। तो इस डायरेक्ट मेथड के अंतर्गत 2 मेथड आते हैं, फिजिकल और केमिकल, जिसमें से हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फिजिकल मेथड। तो फिजिकल मेथड्स किसे कहते हैं? यह मेथड फिजिकली होता है। इस मेथड में ना ही केमिकल का यूज़ किया जाता है, ना ही बायोलॉजिकल पार्ट का यूज़ किया जाता है। इसमें हम लोग जीन को फिजिकली किसी दूसरे प्लांट के सेल में इंसर्ट कर देते हैं, इंजेक्शन द्वारा या फिर माइक्रो पार्टिकल में कवर करके, ठीक है? तो इस तरीके के मेथड को हम लोग बोलते हैं फिजिकल मेथड, जहाँ पे एंजाइम वगैरह का यूज़, केमिकल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं होता। तो फिजिकल मेथड के अंतर्गत भी 3 मेथड आते हैं, अभी हमने देखा यहाँ क्लासिफिकेशन में, आप देख सकते हैं ये तीनों मेथड आते हैं। तो इन तीनों में से अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड। तो चलिए फिजिकल मेथड के अंतर्गत पहला है पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड, इसे हम लोग पढ़ लेते हैं। पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड, इस मेथड को हम लोग पार्टिकल गन मेथड या बायोलिस्टिक गन मेथड या जीन गन मेथड या शॉट गन मेथड भी कहते हैं, क्योंकि इस मेथड में एक टूल्स बना होता है जो गन के जैसा होता है। उसमें हम लोग माइक्रो पार्टिकल के ऊपर जीन को कवर करके फायरिंग करते हैं, इसलिए इसको गन मेथड कहते हैं। आगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये मेथड किस तरीके से होता है जब हम लोग इसका प्रोसेस देखेंगे। इस मेथड को हम किसी भी तरह के सेल में अप्लाई कर सकते हैं। मतलब हम लोग किसी भी तरह का सेल हो, उसमें हम लोग जीन गन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। ये बेनिफिट है इस मेथड का। तो इसका मेथड हम लोग देख लेते हैं कि इस मेथड को कैसे अप्लाई किया जाता है। पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड से जीन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए निम्न प्रोसेस फॉलो किए जाते हैं। वो प्रोसेस कौन-कौन से हैं हम लोग देख लेते हैं। पहला है फॉरेन जीन को आइसोलेट करना, फॉरेन जीन आइसोलेशन। तो सबसे पहले फॉरेन जीन को आइसोलेट किया जाता है। जैसे ए एक सेल है, ये दूसरा सेल है। अगर हम लोग इस ए सेल के जीन को बी सेल में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले ए सेल से हम लोग इसके जीन को बाहर निकाल लेंगे, तभी तो ट्रांसफर करेंगे ना। इस प्रोसेस को बोला जाता है फॉरेन जीन आइसोलेशन। दूसरा काम हम लोग क्या करते हैं, फॉरेन जीन को माइक्रो पार्टिकल पर कोट करते हैं। अभी मैं इन सबको डायग्राम से भी समझाऊंगा,
थोड़ा धैर्य रखें, अभी पहले थ्योरी देखते हैं, फिर डायग्राम से समझाऊँगा, बहुत अच्छे से समझ आएगा। या एक काम करते हैं, डायग्राम के साथ-साथ थ्योरी देखते चलते हैं। तो चलिए देखते हैं डायग्राम। सबसे पहला स्टेप हमने क्या देखा? आइसोलेशन ऑफ फॉरेन जीन ना? तो मान लीजिए ए एक प्लांट है, इस प्लांट का ए सेल है, तो इस सेल को हम लोग नाम दिए ए। तो इस ए सेल में हम लोग इस प्लांट में से एक जीन को डालना चाहते हैं। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो प्लांट है, इस प्लांट में से फॉरेन जीन को आइसोलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे फॉरेन जीन आइसोलेट किया जा रहा है, सबसे पहला स्टेप ये रहा फॉरेन जीन। तो इस प्लांट में से हम लोग जीन निकाल लिए। दूसरा स्टेप हम लोग क्या करेंगे, फॉरेन जीन को माइक्रो पार्टिकल पर कोट करना। कुछ माइक्रो पार्टिकल जैसे कि गोल्ड, टंगस्टन पर फॉरेन जीन को कोट किया जाता है। इन माइक्रो पार्टिकल को माइक्रो कैरियर भी कहते हैं। अब देखिए डायग्राम में, यहाँ पे फॉरेन जीन निकाल लेने के बाद इस जीन को माइक्रो पार्टिकल के ऊपर कोट करते हैं। देखो, कोटेड ऑफ माइक्रो पार्टिकल। तो ये जो माइक्रो पार्टिकल यहाँ दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर हम लोग जीन को कोट करते हैं। तो कैसे फॉरेन जीन को कोट करते हैं माइक्रो पार्टिकल के ऊपर? देखिए, मान लीजिए ये है माइक्रो पार्टिकल, जो गोल्ड या टंगस्टन हो सकता है। मतलब गोल्ड या टंगस्टन के छोटे-छोटे कण, उसको हम लोग माइक्रो पार्टिकल कहते हैं। अब देखो, धूल कण भी हों छोटे-छोटे, तो उसको भी हम लोग माइक्रो पार्टिकल कहेंगे। लेकिन यहाँ पे गोल्ड या टंगस्टन ही क्यों यूज़ किया जाता है? क्योंकि ये हेवी होते हैं। तो हम लोग जो भी हेवी होंगे, उनको यूज़ करते हैं यहाँ पे माइक्रो पार्टिकल के रूप में। तो जनरली हम लोग गोल्ड लेते हैं या टंगस्टन का यूज़ करते हैं। अब ये रहा हमारा फॉरेन डीएनए। तो इस फॉरेन डीएनए या फॉरेन जीन को हम लोग इस पार्टिकल के ऊपर इस तरीके से लपेट देते हैं। पूरे उसके चारों ओर परत चढ़ा देते हैं, कोट कर देते हैं। तो इसको बोला जाता है फॉरेन जीन को माइक्रो पार्टिकल के ऊपर कोट करना। जैसे आलू चाप बनाते हैं ना, तो आलू चाप बनाने के दौरान आलू को क्या किया जाता है? बेसन में डीप किया जाता है। तो उसके चारों ओर जैसा कोट हो जाता है बेसन का, उसी तरीके से इस माइक्रो पार्टिकल के चारों ओर लपेट दिया जाता है, कोट कर दिया जाता है फॉरेन डीएनए को। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए? एक ही फॉरेन डीएनए नहीं होना चाहिए। फॉरेन डीएनए एक लिए हम लोग उसको पीसीआर करके कई सारा कॉपी पहले तैयार कर लेते हैं, फिर कोट करते हैं, ठीक है? तो कोट करना समझ में आया? दूसरा स्टेप हम लोग क्या करते हैं? कोट करते हैं। पहला फॉरेन डीएनए को आइसोलेट किए, दूसरा स्टेप हम लोग इसको माइक्रो पार्टिकल के ऊपर कोट किए। यहाँ हमारे डीएनए कोट हो चुके हैं, डीएनए कोटेड माइक्रो पार्टिकल बन चुके हैं। अब हम लोग इसको लोड करते हैं जीन गन के ऊपर। तीसरा स्टेप क्या होता है देखिए, जीन गन पर माइक्रो कैरियर को लोड करना। माइक्रो कैरियर को डिस्क में लोड करके जीन गन में लगा देते हैं। तो देखिए किस तरीके से लोड करते हैं, चलिए डायग्राम से देखते हैं हम लोग। मैं ज़ूम कर देता हूँ इसको थोड़ा। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ माइक्रो पार्टिकल बन चुके थे, डीएनए कोटेड माइक्रो पार्टिकल बन चुके थे। अब देखिए, ये जो जीन गन है, वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं बनाना चाहूँ, तो इस तरीके से एक चेंबर होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें कुछ इस तरीके का छोटा-छोटा सपोर्ट लगा होता है, जो यहाँ लगा है देखिए यहाँ पे। और इन सपोर्ट के बीच में इस तरीके से डिस्क लगा होता है। इस डिस्क में हम लोग माइक्रो पार्टिकल, कोटेड माइक्रो पार्टिकल को इस तरीके से रख देते हैं। सबसे पहले इस डिस्क को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकालने के बाद में किसी अलग जगह पर ले लेते हैं। अलग जगह पर ले लेंगे इस तरीके से, और यहाँ माइक्रो पार्टिकल को इस तरीके से कर देंगे। तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो पार्टिकल का लोडिंग करना। ठीक है? तो तीसरा स्टेप हम लोग क्या किए, माइक्रो पार्टिकल को लोड किए, और इस तरीके से इसको बाहर निकाल के लोड करने के बाद इसको वापस से यहाँ पे हम लोग फँसा देते हैं इस तरीके से। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये डिस्क है, डिस्क में गोल्ड लगे हुए हैं, मतलब माइक्रो पार्टिकल लगे हुए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं आगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे देखिए, टेक प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू लेंगे और उनको एक पेट्री प्लेट में रखेंगे, और ये प्लांट टिश्यू हेल्दी होने चाहिए। फिर उसके अगला स्टेप क्या करेंगे, पार्टिकल बम्बार्डमेंट करेंगे, यानी कि जीन गन को फायर करेंगे। तो चलिए इसको डायग्राम से समझ लेते हैं किस तरीके से किया जाता है। फिर से मैं ज़ूम करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आए। देखिए, ये जो उपकरण बना है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जीन गन के अंदर। अब जीन गन में क्या लगा होता है, एक डिस्क लगा होता है,
उस डिस्क में हम लोग डिस्क को बाहर निकाल लेते हैं और इस तरीके से डिस्क को निकालने के बाद में उसमें इस तरीके से ढेर सारे डीएनए कोटेड माइक्रो पार्टिकल को लोड कर देते हैं और इस डिस्क को वापस से यहाँ पे फिट कर देते हैं। ये जो डिस्क है, दोनों किनारों पर इस तरीके से सपोर्ट होता है, उससे टिका होता है यहाँ पर। और उसके नीचे इस सपोर्ट से थोड़े लंबे-लंबे और सपोर्ट के लिए बनाए जाते हैं। अब क्या होता है, यहाँ पे एक हीलियम गैस चैम्बर होता है, जिसमें हीलियम गैस भरा जाता है और इसको ऊपर की ओर इस तरीके से खींच कर रखा जाता है। उसके बाद में हम लोग कुछ प्लांट टिश्यू ले लेंगे, जिसमें हमें फॉरेन डीएनए को डालना है उन टिश्यू को और उन टिश्यू को इस गन में सबसे नीचे इस तरीके से या इस उपकरण में सबसे नीचे रखते हैं इस तरीके से। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हैं प्लांट टिश्यू या एनिमल टिश्यू जो भी हम लेना चाहें। अब हम लोग क्या करते हैं देखिए, ये जो पिस्टन है इसको हम लोग इस तरीके से खींच कर रखे हैं इस पिस्टन को ऊपर की ओर, इसको हम लोग छोड़ देते हैं झटके के साथ, एक साथ छोड़ देंगे। जब इसको छोड़ देंगे तो ये नीचे की ओर मूव करेगा क्योंकि इधर गैस भरा है तो प्रेशर से नीचे की ओर जाएगा। जब ये नीचे की ओर जाएगा पिस्टन, तो नीचे की ओर जाने पर ये जो पिस्टन है, ये टकराता है इस डिस्क के साथ। इस डिस्क के साथ जैसे ही टकराएगा, ये डिस्क आगे की ओर इस तरीके से आगे बढ़ने हो लगता है, इधर आगे की ओर बढ़ने लगेगा। मतलब आपको कोई झटके से धक्का दे दे, तो आप आगे की ओर मूव कर जाएँगे ना, उसी तरीके से ये पिस्टन भी आगे की ओर मूव कर जाता है। अब पिस्टन बहुत तेज़ी से टक्कर मारा है इस डिस्क को, तो डिस्क बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ेगा और यहाँ तक पहुँच जाएगा डिस्क। यहाँ पहुँचने पर ये जो सपोर्ट लगे हैं इधर और इधर लगे हैं, इस सपोर्ट में डिस्क अटक जाता है। लेकिन डिस्क में जो लोड थे माइक्रो पार्टिकल, वो तो बीच में थे। वो रुकते नहीं हैं, वो आगे की ओर तेज़ गति से ही मूव करते हैं इधर की ओर, क्योंकि इनको रोकने वाले कोई नहीं है, डिस्क को तो रोक लिए ये दोनों सपोर्ट। तो यहाँ से माइक्रो पार्टिकल आगे की ओर मूव करते हैं और इतनी तेज़ी से मूव करते हैं कि नीचे जो टिश्यू रखा है, उनके सेल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इवन न्यूक्लियस के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इस तरीके से हमारा जो फॉरेन डीएनए था, जिसको हम लोग कोट किए थे माइक्रो पार्टिकल में, वो माइक्रो पार्टिकल समेत ये जो प्लांट टिश्यू है, इनके अंदर प्रवेश कर जाता है। मतलब हमारा जो डीएनए था, फॉरेन डीएनए, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। इस प्लांट से हम लोग निकाले थे, ये दूसरे प्लांट का टिश्यू है, उसमें हम लोग उसको पहुँचा दिए। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डीएनए का ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कौन-सा तरीका अपनाया गया? जीन गन तरीका। मतलब यहाँ इस गैस के पिस्टन से फायरिंग किया गया और यहाँ से जैसे गोली निकल के जाती है, उसी प्रकार ये माइक्रो पार्टिकल जा कर के घुस जाते हैं टिश्यू के अंदर। ये जो उपकरण है, इसको मैंने समझाने के लिए इस तरीके से बनाया है। इस तरीके का उपकरण भी यूज़ किया जाता है, पर कुछ इस उपकरण का शेप गन के शेप में भी रखा जा सकता है, जिससे एक खड़े प्लांट को, टिश्यू को अलग करना नहीं पड़ता है। एक खड़े प्लांट में भी हम लोग जीन गन में लोड करेंगे, गन के शेप का होगा ये उपकरण और इसमें फायरिंग कर सकते हैं और जीन को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इस तरीके से इसका प्रोसेस किया जा सकता है। तो इसको बोला जाता है जीन गन मेथड या जीन गन ट्रांसफ़ॉर्मेशन मेथड। अब आप लोग देख पा रहे होंगे अगला स्टेप क्या हो रहा है, जो जीन ट्रांसफ़र हो चुका है, वो यहाँ पे आ चुका है और इस सेल के डीएनए के साथ वो लाइगेट हो जाएगा, जुड़ जाएगा कुछ समय बाद, ठीक है? इस सेल के डीएनए के साथ जो जीन हमारा माइक्रो पार्टिकल में कवर था, जैसे ये एक सेल है, इसका अपना डीएनए है, ये रहा माइक्रो पार्टिकल, इसके चारों ओर जीन कोट है। कुछ समय बाद ये जीन यहाँ से अलग हो जाएगा इस तरीके से और ये आकर इसके साथ जुड़ जाएगा। तो इस तरीके का प्रोसेस हो जाता है यहाँ पर और सभी सेल में इस तरीके से होंगे, कुछ सेल में नहीं भी होंगे। तो जिन सेल में भी जीन ट्रांसफ़र हुआ है, उन सेल से हम लोग एक नया प्लांट बना सकते हैं, जो होगा ट्रांसजेनिक प्लांट। तो इस तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, जीन गन का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जीन गन ट्रांसफ़ॉर्मेशन। तो ये फिजिकल मेथड का एक तरीका था जीन गन ट्रांसफॉर्मेशन। आई होप आप लोगों को ये मेथड समझ में आया होगा। आगे हम लोग इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं कि इसका क्या एप्लीकेशन है। तो पहला है पौधों में जीन स्थानांतरण। पौधों में जीन स्थानांतरण के लिए उपयोगी होता है, जैसे कि चावल, गेहूँ, मक्का, सोयाबीन, कपास, इन सब का ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं।
दूसरा है डीएनए वैक्सीन बनाने के लिए हम लोग इसका यूज़ कर सकते हैं। तीसरा है जैव अनुसंधान यानी कि बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च में हम लोग इसका यूज़ करते हैं। किसी जीन की एक्सप्रेशन को पता लगाने के लिए भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। क्या एडवांटेज है इसके, क्या लाभ हैं देखते हैं। किसी भी प्रकार के कोशिका में उपयोगी है, प्लांट हो, एनिमल हो, सभी में ये उपयोगी होता है। कोशिकाओं में सीधे डीएनए को प्रविष्ट करा सकते हैं। जैसे ये एक सेल है, तो हम लोग यहाँ से जीन गन से फायर कर दिए, तो सीधा माइक्रो पार्टिकल इसके अंदर आ सकता है। इसका मतलब हम लोग इसके अंदर सीधे डीएनए को डाल सकते हैं, कोई तामझाम नहीं है। इसके अलावा कोशिका विभाजन पर निर्भर नहीं करता है। शीघ्र परिणाम देने वाला है, मतलब तुरंत हो जाता है। जीन गन लोड किए, फायर किए, ट्रांसफर हो गया। लिमिटेशन क्या है? उपकरण इसका महँगा होता है, कोशिकाओं को क्षति पहुँचने की संभावना ज़्यादा होती है, ट्रांसफॉर्मेशन एफिशिएंसी थोड़ा कम होती है। डीएनए के रैंडम इंसर्शन से जीन अस्थिर हो सकती है। मतलब देखो, ये पहले से प्रेज़ेंट इस सेल का डीएनए है और ये जो है ये फॉरेन जीन है। ये आकर क्या हो गया, यहाँ पे जुड़ गया। तो यहाँ जुड़ सकता है, हो सके यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ सकता है, तो कहीं भी जुड़ सकता है। इसलिए यहाँ पे रैंडम इंसर्शन हो सकता है। तो इससे त्रुटियाँ भी आ सकती है, तो ये एक लिमिटेशन है। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोपोरेशन और माइक्रो इंजेक्शन को कवर करेंगे, जो फिजिकल मेथड के ही टाइप्स हैं।